आ गए। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया, नाम हमने रखा बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें क्या देखना है, बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना है। कैसे देखना है हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को, कैसे एनवायरनमेंट को देखना है? थ्रू एनवायरमेंटल एनालिसिस या एनवायरमेंटल स्कैन, एनवायरमेंटल एनालिसिस या एनवायरमेंटल स्कैन। कैसे हमने एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है? थ्रू 6 पेस्टल फैक्टर्स। 6 पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू हमें क्या करना है? एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है। मीन ये 6 फैक्टर्स को हमने देखना है कि हमारे लिए पॉजिटिव हैं, मीन अपॉर्चुनिटी हैं, या फिर नेगेटिव हैं, मीन थ्रेट्स हैं। क्यों हमने क्या करना है? इनको ना सिर्फ देखना है, इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड भी करना है। पॉजिटिव कैप्चर करना है, नेगेटिव अवॉइड करना है। नहीं कैप्चर किया, नहीं अवॉइड किया तो बिजनेस मैनेज नहीं हुआ, बिजनेस मैनेज नहीं हुआ तो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हुआ। सो पॉलिटिकल फैक्टर हम कवर कर चुके 5। प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड टैक्सेशन एंड सब्सिडी। और लीगल फैक्टर में हम फंसे हुए हैं। और लीगल फैक्टर्स हैं क्या? कुछ लॉज हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। और क्या क्या लॉज हैं उनकी हम थोड़ी सी डिटेल जो है वो स्टडी कर रहे हैं, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है। और कोई हमने देखा लॉज क्या हैं। कोई एम्प्लॉयमेंट लॉ है। पर्पस क्या है एम्प्लॉयमेंट लॉ का? To provide protection to employees so that employer cannot exploit or mistreat the employees, and covering 5 aspects: minimum wage, working condition, unfair dismissal, redundancy and discrimination. इसके अलावा क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ है। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ मीन प्रोवाइडिंग safe workplace to employees, and covering 3 aspects: health and safety standards like minimum fire regulation for all buildings, safe workplace, a workplace where employees are not exposed to any danger, not exposed to any discrimination or bullying, and voluntary code that are encouraged by the government but not enforced. लिखा जा सकता है कि 4-5 नंबर का टेस्ट हो जाए तो। इसके अलावा क्या था? डाटा प्रोटेक्शन लॉ। और डाटा प्रोटेक्शन लॉ अप्लाई होगा उन कंपनीज पे जो दूसरों का डाटा होल्ड, यूज, प्रोसेस करती हैं। और कौन से डाटा पे अप्लाई होंगे? रेगुलेटेड डाटा पे रादर देन नॉन रेगुलेटेड डाटा। व्हाट इज नॉन रेगुलेटेड डाटा? आस्किंग कंज्यूमर प्रेफरेंस वेदर दे प्रेफर डैश टू डैश डैश टू डैश। और रेगुलेटेड डाटा क्या था? Personal data, data about private living individuals from which that individual can be identified. 2 टाइप्स का था, ऑर्डिनरी, सेंसिटिव। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ऑर्डिनरी, सेंसिटिव। और डाटा प्रोटेक्शन लॉ का पर्पस था to provide protection to individual data so that no one can use, hold, process individual data without his permission. और कोई 7 प्रिंसिपल्स है जो हमें फॉलो करने। डाटा शुड बी obtained and processed fairly and lawfully. Data should be obtained for a specific reason. क्या ख्याल है? Unauthorized access should be restricted to keep it secure. Data should be accurate, relevant and not excessive. Personal data should be used with certain rights of the individual. Data should not be held longer than its purpose, and cross-border guidelines should be followed and restricted. मीन 7 नंबर के लिए ये 7 प्रिंसिपल टेस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा क्या लॉज हैं? कोई 3 लॉज और हैं। कंपटीशन लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, और साइबर लॉ है।
कंपटीशन लॉ, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि इकॉनमी के अंदर क्या रहे, कंपटीशन या मोनोपोली? कंपटीशन। क्यों? कंपटीशन में कोई भी प्रोड्यूसर प्राइसेस हाई चार्ज नहीं कर सकता, जनता को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। मोनोपोली में क्या होता है, प्रोड्यूसर हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं, अपना बेनिफिट, और जनता को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। सो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, कुछ कंपटीशन लॉ भी डिफाइन किए हुए हैं टू मेंटेन फेयर कंपटीशन इन द इकॉनमी। मेन पर्पस क्या है, टू मेंटेन फेयर कंपटीशन इन द इकॉनमी एंड अवॉइड एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस। एंटी कंपैटिटिव का मतलब क्या है, मोनोपोली ओलिगोपोली को अवॉइड करने के लिए। सो पर्पस क्या है, टू मेंटेन फेयर कंपटीशन इन द इकॉनमी एंड अवॉइड एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस। एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिस का मतलब क्या है, मोनोपोली ओलिगोपोली कार्टेल को अवॉइड करने के लिए। और कवर कर रहे हैं ये तीन एस्पेक्ट्स को, मोनोपोली कंट्रोल, एंटी कल्यूजन एंड प्राइस कंट्रोल। सो कंपटीशन लॉ कवर कर रहे हैं थ्री एस्पेक्ट्स को, मोनोपोली कंट्रोल, एंटी कल्यूजन एंड प्राइस कंट्रोल। ये मोनोपोली क्या होती है, 100% कंट्रोल ओवर द मार्केट। जब कहते हैं कि अगर एक कंपटीशन मार्केट है और उसमें एक कंपनी का 30% कंट्रोल है ओवर द मार्केट, तो इसको भी मोनोपोली कंसीडर किया जाता है। हाँ, अगर कोई कंपटीशन नहीं है, एक ही कंपनी है अल्टीमेटली, फिर तो क्या है, 100% कंट्रोल, मोनोपोली। लेकिन अगर कंपटीशन मार्केट में किसी एक कंपनी का 30% कंट्रोल है ओवर द मार्केट, तो इसे भी क्या कंसीडर किया जाता है, मोनोपोली। अब गवर्नमेंट क्या करती है, मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लेती है। क्या मेजर्स लेती है, देखती है कि अगर किसी कंपनी की मोनोपोली क्रिएट होने जा रही है तो क्या करेगा, पब्लिक को एक्सप्लॉइट करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको प्राइवेटाइज की बजाय क्या कर देती है, नेशनलाइज कर देती है। भाई आपकी प्राइसेस हम डिसाइड करेंगे, आप क्या कितना प्रोड्यूस करोगे, कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट, जिससे क्या हुआ, मोनोपोली कंट्रोल होगी। या गवर्नमेंट क्या करती है, उसके अगेंस्ट अपना बिजनेस खड़ा कर देती है कंपटीशन मेंटेन रखने के लिए। ये जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, अब तो काफ़ी कंपटीशन हो गया है, लेकिन इनका अगर कंपटीशन ख़त्म भी होने जा रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, अपने यूटिलिटी स्टोर्स, ताकि ये थ्रू हाई प्राइसेस जो है वो पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। तो ये क्या है, मोनोपोली कंट्रोल। मीन मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, क्या, या तो प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइजेशन की तरफ ले जाती है, या फिर कंपटीशन में ऑन बिजनेस जो है वो ओपन कर देती है। कवर कर रहे हैं कंपटीशन लॉ किसको, एंटी कल्यूजन को भी। ये कल्यूजन क्या होता है, कार्टेल, दो या दो से ज्यादा बिजनेस का आपस में मिल जाना गंदी नीयत के साथ। गंदी नीयत क्या है, अपना बेनिफिट, जनता की एक्सप्लॉइटेशन। कुछ कंट्रीज के अंदर ये कल्यूजन जो है वो इलीगल है। अगर कोई कंपनीज कल्यूजन में, कार्टेल में इन्वॉल्व पाई गई तो बिजनेस बैन हो सकता है, फाइन पेनल्टीज भी इम्पोज हो सकती हैं, क्योंकि ये कल्यूजन, कार्टेल भी क्या करता है, कंपटीशन को ख़त्म करता है। तो कैसे कंपटीशन को कंट्रोल किया जा रहा है, मोनोपोली कंट्रोल के थ्रू या फिर एंटी कल्यूजन। या क्या है, प्राइस कंट्रोल के कुछ प्रोडक्ट्स जो डेली नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनकी प्राइसेस गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। लाइक इन पाकिस्तान फ्रूट, वेजिटेबल, मीट की प्राइसेस कौन सेट करता है, गवर्नमेंट डेली बेसिस पे सेट करती है, ताकि पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। ऑयल की प्राइसेस कौन सेट करता है, गवर्नमेंट सेट करती है पेट्रोल की प्राइसेस मंथली बेसिस पे, ताकि ये हाई प्राइसेस के थ्रू पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो कंपटीशन लॉ का पर्पस क्या है, टू मेंटेन फेयर कंपटीशन इन द मार्केट एंड अवॉइड एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस। और कवर कर रहे हैं तीन एस्पेक्ट्स को, मोनोपोली कंट्रोल थ्रू नेशनलाइजेशन, एंटी कल्यूजन बाय डिफाइनिंग इट इलीगल, एंड प्राइस कंट्रोल मीन डिफाइनिंग प्राइसेस ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स ऑन डेली बेसिस लाइक इन पाकिस्तान। हम पढ़ते हैं ऑन पेज
28. Competition law. Some countries have laws to encourage fair competition in market and avoid anti-competitive practices. तो ये क्या हो गया? Purpose to maintain fair competition in the market and avoid anti-competitive practices. Example include monopolies, anti-collusion regulation and price control. Monopoly क्या है? Theoretically, it is 100% control of a market where only one entity supplies a product or service to the entire market. In practice, it is usually defined as a significant influence, such as control over 30% of the market. Reason for law restriction कि क्यों law इसको restrict करता है? It might engage in unfair business practices, such as charging higher prices than they would be able to charge in a more competitive market, i.e. serious risk of anti-competitive behavior. So government involvement to protect the public. A company grows nearly to become a monopoly. The government organization might investigate to decide whether measures should be taken. और measures क्या हो सकते हैं? Nationalize कर देना या फिर competition में government business open कर देना. So two companies about to merge that would create a new monopoly. I mean दो companies का आपस में merge होने से भी monopoly create हो सकती है. So a government organization might investigate the proposed merger, whether it should be allowed, and if so, whether any condition should be placed on the merger. So थोड़ा सा हमें मोनोपोली के बारे में लिखना आना चाहिए कि कैसे गवर्नमेंट मोनोपोली को कंट्रोल करती है. मेजर्स लाइक प्राइवेटाइजेशन टू नेशनलाइजेशन या फिर ओपनिंग गवर्नमेंट बिजनेस. एंटी कलूजन रेगुलेशन. कलूजन अकर व्हेन टू आर मोर बिजनेस एंटिटीज सीक्रेटली एग्री टू डू समथिंग for their mutual benefit that is against the public interest. मीन आपस में मिलना दो या दो से ज़्यादा बिजनेस का गंदी नीयत के साथ मीन अपना बेनिफिट और पब्लिक को क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट. टू रेज प्राइसेस एंड टू अवॉइड कंपटीशन ऑन प्रोसेस. मीन या तो मिलके प्राइसेस हाई करेंगे या मिलके क्या करेंगे? सप्लाई को कंट्रोल करेंगे. और सप्लाई कम होगी, डिमांड उतनी भी रहेगी तो प्राइसेस अप हो जाएंगी. सो इन मैनी कंट्रीज कलूजन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. मीन अलाउड नहीं है. अगर कोई कंपनी इसमें इन्वॉल्व पाई गई तो उसको जेल भी हो सकती है, फाइन्स पेनल्टीज भी हो सकती हैं, इवन बिजनेस बैन भी हो सकता है. प्राइस कंट्रोल. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बॉडीज टू एस्टैब्लिश्ड माइट इम्पोज प्राइस कंट्रोल ऑन सर्टेन की प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज आर एसेंशियल सर्विसेज टू कंज्यूमर लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, जिसकी प्राइसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. यहाँ पे तो शायद ये कंपनीज भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ही अपनी हैं, लेकिन बाहर ये कंपनीज प्राइवेट होती हैं, गैस, बिजली, पानी प्रोवाइड करने वाली. लेकिन प्राइसेस इनकी कौन सेट करता है? गवर्नमेंट सेट करती है. लाइक पेट्रोलियम कंपनी पाकिस्तान में प्राइवेट हैं, लेकिन प्राइसेस कौन सेट करता है? गवर्नमेंट सेट करती है. बाय मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ यूटिलिटी कंपनीज, प्रोवाइडर ऑफ वाटर, सेवेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सर्विसेज एंड एक्सरसाइजिंग पावर्स टू रिस्ट्रिक्ट देयर एक्टिविटीज. हम पाकिस्तान में कुछ और एग्जांपल भी दे सकते हैं प्राइस कंट्रोल की. क्या है? फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइसेस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन डेली बेसिस. क्या ख्याल है? मीट प्राइसेस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन डेली बेसिस. पेट्रोल प्राइसेस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन मंथली बेसिस. तो ये सारी क्या है? प्राइस कंट्रोल की एग्जांपल है. किस लिए? कंपटीशन को मेंटेन रखने के लिए. सो क्या लर्न करना है हमने? ये चारों लॉज का पर्पस मस्ट लर्न करना है. एम्प्लॉयमेंट लॉ पर्पस to provide protection to the employees so that employer cannot exploit or mistreat the employees. To provide a safe workplace to employees where they are not exposed to any danger or risk to health. To provide protection to individual data so that no one can hold, use, process individual data without his permission. To maintain fair competition in the market and to avoid anti-competitive practices. और इसके 3 एस्पेक्ट्स के नाम हम दे सकते हैं. इसके 3 एस्पेक्ट्स के नाम हम दे सकते हैं. इसके 5 एस्पेक्ट्स के नाम हम दे सकते हैं. क्या ख्याल है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बनाए गए. क्यों बनाए गए? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो दैट प्रोड्यूसर कैन नॉट एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर. क्यों बनाए गए हैं? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर सो दैट प्रोड्यूसर कैन नॉट एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर.
क्या लॉज हो सकते हैं लाइक बाहर के कंट्री की अगर हम बात करें, सपोज यूके यूएसए की, तो वहाँ पे एक लॉ है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपने 15 डेज़ की वारंटी पे सेल करनी है। विद इन 15 डेज़ कंज्यूमर चाहे तो चीज़ वापस दे के अपनी पेमेंट ले सकता है। और जितनी भी कंपनीज वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करती हैं उन्हें क्या करना है, इस लॉ को फॉलो करना है। अब ये लॉ को फॉलो करना बिजनेस के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, नहीं करेंगे फाइन पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं, बिजनेस बैन भी हो सकता है। 2009 में ये लॉ मैंने भी यूज़ किया। क्या हुआ, 2009 में एप्पल कंपनी ने पहली दफ़ा कोई वाइट कलर का फ़ोन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। बड़ी मार्केट में धूम मची थी, वो वाइट कलर का फ़ोन आया। अदरवाइज़ उससे पहले हर कंपनी का ग्रे ब्लैक ही फ़ोन होते थे, जैसे अभी पीछे रेड फ़ोन आया था। वाइट कलर का फ़ोन आया तो मैंने भी घर बैठे ऑर्डर कर दिया, वाइट कलर का फ़ोन आ गया, खोला, एक वीक यूज़ किया। जब मैं बाहर जाता था तो देखता ज़्यादातर मेल ब्लैक फ़ोन यूज़ कर रहे थे, फीमेल के पास वाइट फ़ोन। जैसे ये रेड फ़ोन है, क्या ख्याल है, रेड मेनली क्या है, फीमेल का फ़ोन है। कुछ दोस्तों ने भी छेड़ना शुरू कर दिया, ओ तूने लेडीज़ फ़ोन ले लिया है तो लेडीज़ है, तुझे ब्लैक लेना चाहिए था। खूब तक मैंने यूज़ किया ऐसे, एक भी यूज़ किया, उसके बाद मुझे भी फील हुआ हाँ वाकई मैंने मिस्टेक कर दिया। अब चूँकि 15 डेज़ वारंटी में था, मैंने आके उन्हें कॉल की कि मुझे ये थोड़ा फीमेल सा टच दे रहा है, तो मुझे वाइट कलर पसंद नहीं आया, तो आप प्लीज़ मुझे ब्लैक फ़ोन चाहिए। उन्होंने कहा नो इशू। वेरी नेक्स्ट डे एक सील पैक ब्लैक फ़ोन मेरे पास आया, और वो वाइट फ़ोन जो मैंने एक हफ़्ता यूज़ किया हुआ था वो डब्बे में ऐसे ही मैंने रख के उन्हें दे दिया, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज वो वापस ले गए। क्यों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। अब कंपनी के पास ये फ़ोन वापस गया, कंपनी क्या एज ए न्यू सेल कर लेगी? क्या चीज़? किसी और कंट्री की बाहर की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। पाकिस्तान में भी अच्छे ब्रांड्स इस तरह की फैसिलिटीज देते हैं आपको। सो कंपनी के पास अगर ये यूज फोन गया है तो कंपनी को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? अब कंपनी ये लॉसेस कहाँ से पूरे करने हैं? अपनी प्राइस प्रोडक्ट की हाई रखनी है कि उसके अंदर इस तरह के लॉसेस भी पूरे किए जा सके। अमेरिका में अगर आप एप्पल कंपनी से उनका फ़ोन लो तो आपको 1 साल की वारंटी देते हैं। 1 साल में फ़ोन में कुछ भी हो जाए आप एक्सचेंज कर सकते हो। मैंने वहाँ से एक फ़ोन मंगवाया, 7-8-9 माह यूज़ किया। कभी मैं चार्ज कर रहा हूँ यूपीएस पे, कभी जनरेटर पे, कभी कहाँ पे, वो फ़ोन डेड हो गया, बंद हो गया फ़ोन। एक दिन जनरेटर पे लगाया, वो कहीं उसको स्पार्क ज़्यादा मिला, पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन डेड हो गया, चल नहीं रहा। अब चूँकि 1 साल की वारंटी में था, वापस भिजवा दिया वहाँ पे। एप्पल कंपनी के पास गया, उन्होंने फ़ोन को यूँ ऑन किया, ऑन नहीं हो रहा। उन्होंने वो फ़ोन रखा और एक नया फ़ोन थमा दिया। उन्होंने ये भी नहीं पूछा इसे हुआ क्या। उन्होंने बिल्कुल ये भी नहीं पूछा कि इसे हुआ क्या है, क्योंकि मिस्टेक किसकी थी, कंज्यूमर की। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ अगर इस तरह के उस कंट्री जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों हमें इस तरह की यूज प्रोडक्ट, डैमेज प्रोडक्ट्स जो है वो रिसीव करना पड़ेंगी? क्यों हमें लॉ के अकॉर्डिंगली चलना है? और अल्टीमेटली ये लॉसेस फिर हमें कवर करना पड़ेगा, इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्या अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस में इनका मार्जिन भी हमें रखना पड़ेगा, कि अगर वो यूज प्रोडक्ट हम वापस नहीं लेंगे तो लॉ के अगेंस्ट चले गए, और लॉ के अगेंस्ट चले गए तो हमें डैमेजेस पे करना पड़ सकते हैं, इवन कोर्ट केस में पता नहीं क्या क्या हो सकता है। सो क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, जो किस लिए बनाए गए हैं? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर सो दैट प्रोड्यूसर कैन नॉट या सेलर कैन नॉट एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर। और कवर कर रहे हैं 2 एस्पेक्ट्स को, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन,
किसको कवर कर रहे हैं? दो एस्पेक्ट्स को, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? A legally binding agreement between two willing parties, two parties नहीं, two willing parties, जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस भी होती है, जिसमें कोई कंसीडरेशन भी होती है। क्या ख्याल है? इधर से आप प्राइस पे करोगे तो उधर से प्रोडक्ट या सर्विस मिलेगी, तो कंसीडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। साथ क्या होता है? कोई इंटेंशन टू क्रिएट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्या नाम देते हैं इसको? प्रॉमिस नहीं, पार्टीज का फ्रीली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आना, उसके लिए फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का होना भी जरूरी है। हाँ, क्या होनी चाहिए? फ्रीडम कह सकते हैं उसे हम। सो ऑफर एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, कंसीडरेशन भी होनी चाहिए और फ्रीडम भी होना चाहिए। आई मीन पार्टीज का विलिंगली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आना भी जरूरी है, इम्पोज नहीं। इम्पोज है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, विलिंग मीन फ्रीडम होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कहते हैं अगर आप किसी से कोई चीज़ बाय करते हो, किसी प्रोड्यूसर से, किसी शॉपकीपर से, तो उसने आपको क्या की? ऑफर, आपने क्या की? एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन भी है और फ्रीडम भी है, तो ये क्या हो गया आपका? उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब दोनों पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली चलना है। आपने कहा मैं पैसे फलां डेट को दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो आपको उस फलां डेट को पैसे देने हैं, नहीं दिए तो वो सेलर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। क्या ख्याल है? आपने पैसे आज दिए, कॉन्ट्रैक्ट में उसने कहा मैं आपको डिलीवरी दूंगा 1 वीक बाद, और अगर 1 वीक बाद डिलीवरी नहीं मिली तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। क्यों? आपका सेलर के साथ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैं उसने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने की कोशिश की। कहते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होता। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कहाँ पे नहीं होता? स्टैंडर्ड फार्म कॉन्ट्रैक्ट में। इस कॉलेज में आप आए और एडमिशन लेने, एक फॉर्म फिल किया, उसके बैक पे आपने देखा काफ़ी सारी कुछ कंडीशंस भी लिखी हुई थी, पढ़ी नहीं आप लोगों ने। उसके अंदर मेंशन किया हुआ था ये फी रिफंड नहीं होगी, एक्सचेंज नहीं होगी, शिफ्ट नहीं होगी। आप बेशक उनसे एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सारी कंडीशन के साथ करना है, वरना नहीं करना। यहाँ पे फ्रीडम समटाइम नहीं भी है। क्यों? स्टैंडर्ड फार्म कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस हैं आपको उनके साथ टेक इट आर लीव इट ऑप्शन पे चलना है, तो वहाँ पे समटाइम फ्रीडम नहीं भी होता। बिजली का बिल हम पे करते हैं, इसमें आजकल एक टीवी फी भी लग के आती है। बेशक आपके घर में टीवी है या नहीं है, 1 है या 10 है, आपको वो टीवी फी पे करनी है। स्टैंडर्ड फार्म कॉन्ट्रैक्ट मस्जिद के बिल में भी लग के आता है। मस्जिद में टीवी है? मस्जिद में टीवी है? नहीं है तो मौलाना साहब को पता कैसे चला ये टीवी पे क्या क्या चल रहा है? हाँ, रेडियो से पता चला कि टीवी पे क्या क्या चल रहा है, बिना मलिक क्या कर रही है। वो एक मौलाना के साथ ही उसका मसला बना हुआ था ना, और उसने मौलाना से पूछा, मौलाना आपको कैसे पता चला ये होता है? किसी ने फिर कोर्ट में केस कर दिया कि यार मस्जिद हो जाने दो, मतलब मस्जिद में टीवी होता ही नहीं। तो फिर वापडा ने कहा कि चले ठीक है, अगर मस्जिद का बिल है तो आप स्पेशल एप्लीकेशन दे के ये फ़ी वेव ऑफ करवा सकते हैं। अदरवाइज़ हर घर में अगर आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए वापडा से, तो बिल में आपको टीवी फ़ी पे करना है, चाहे टीवी है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? फ्रीडम नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कहाँ पे नहीं होता? स्टैंडर्ड फार्म कॉन्ट्रैक्ट में मीन सारी कंडीशन के साथ आपको चलना है या नहीं चलना। या कहाँ पे फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन में भी गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज डिफाइन कर दिया, भाई इतनी देनी है आपने अगर इस कंट्री में ऑपरेट करना है। एम्प्लॉयर को भी उसके अकॉर्डिंगली चलना है, चाहे वो अफोर्ड करता है या नहीं करता।
एम्प्लॉई को भी उसके अकॉर्डिंगली चलना है, चाहे उसकी कैपेसिटी उससे पूरी होती है या नहीं होती। हाँ, अगर आपने इस कंट्री में बिजनेस करना है, लोगों को एम्प्लॉय करना है, तो आपको इस लॉ के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, चाहे आप विलिंग हो या नहीं हो। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीडम भी होता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन करें कहाँ पे फ्रीडम नहीं होता। तो स्टैंडर्ड फार्म कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीडम नहीं होता, या फिर एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन में फ्रीडम नहीं होता। क्यों? वहाँ पे आपको लॉ के अकॉर्डिंगली, सर्टन टर्म्स के अकॉर्डिंगली ही चलना है, आइदर आप विलिंग हो या फिर नहीं। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बनाए गए हैं किस लिए? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर सो दैट सेलर कैन नॉट एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर। और कवर कर रहे हैं दो एस्पेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, सेलर के साथ वाइल बाइंग प्रोडक्ट्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दोनों पार्टीज को उसकी ब्रीच को अवॉइड करना है। अदरवाइज इंजर्ड पार्टी जो है वो क्या कर सकती है? लाइबिलिटी के लिए क्लेम कर सकती है। कवर कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन को भी। सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन क्या है? कि आपने सपोज सोनी कंपनी की एक प्रोडक्ट ली किसी ABC स्टोर से, आपने एक प्रोडक्ट सोनी कंपनी की बाय की कहाँ से? ABC स्टोर से। सो ये जो प्रोडक्ट थी उसकी ऑफर आपको किसने दी? सोनी ने, ABC स्टोर ने? आपने बाय से की, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका किसके साथ हुआ? दिस मीन वो प्रोडक्ट उस डिस्क्रिप्शन क्वालिटी की नहीं निकलती जो इसने बताई थी, तो आपने रिफंड, रिपेयर या रिप्लेसमेंट किससे लेनी है? सोनी से या इसे? ABC स्टोर से। क्यों? आपका कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ हुआ है। ये आपको ये नहीं कह सकता सोनी प्रोडक्ट के पास जाएं इसकी वारंटी लेने के लिए। नहीं भाई, मैंने आपसे लिया ये प्रोडक्ट, तो आपने ही उसका रिपेयर या रिफंड देना है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? इस स्टोर के साथ जिसने ऑफर की, आपने एक्सेप्ट की, कंसीडरेशन आपने इसको दी, तो कॉन्ट्रैक्ट भी बाइंडिंग किसके साथ है? ABC स्टोर के साथ। सो कवर कर रहे हैं दो एस्पेक्ट्स को, एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ को और दूसरा सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन। आए पढ़ते हैं कुछ चीजें ऑन पेज 28। So consumer protection, many countries have legislation that aims to protect consumer of goods and services. These measures include contract law and sale of goods legislation. Contract law क्या है? A contract is an agreement enforceable by law between two willing parties. Each party is obliged to carry out the part of the agreement. If one party failed to do what was agreed in the contract, the injured party can take legal action for breach of contract. बकवास लॉ तो हम पढ़ नहीं रहे, लॉ पढ़ाना शुरू कर दिया हमने, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी हमने। So the essentials of contract vary in different jurisdiction। छूट जाएगी, अच्छी उम्मीद रखो। The essentials of contract vary in different jurisdiction, but usually there are three key elements of a simple legal contracts: offer and acceptance, an intention to create a legal relationship, a binding contract, and consideration what each party gives the other in the contract. Freedom of contract, it is a general legal principle that the parties to a contract are free to enter into an agreement and to decide the term of the contract without the interference of the law. However, some specific areas where this freedom of contract may not apply are: employment contract are usually governed largely by employment legislation. चाहे एम्प्लॉयर इस पे रेट पे विलिंग है या नहीं, लेकिन अगर इस कंट्री में उसे लोगों को एम्प्लॉय करना है तो ये रेट पे करना पड़ेगा, मजबूरी। स्टैंडर्ड फार्म कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट वेयर द टर्म्स आर स्टेटेड टू द कंज्यूमर ऑन अ टेक इट और लीव इट बेसिस। द कंज्यूमर डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू निगोशिएट टर्म्स। Contract between consumer and large commercial organization are nearly always of this kind, such as contract for the domestic supply of water, electricity and gas। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में TV फी है तो हमें पे करना ही करना है। अगर वापडा से बिजली लेनी है तो, नहीं लेनी तो फिर कहीं और से ले लो। कहाँ से लोगे? कहीं से नहीं। कवर कर रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन को। सच लेजिस्लेशन यूजुअली स्पेसिफाई सर्टेन टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट अ कंज्यूमर में रिलाई ऑन इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स और सर्विस, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस। फॉर एग्जांपल टाइटल,
The buyer is entitled to assume that the seller of good actually owns them. मीन सोनी प्रोडक्ट की आपको प्रोडक्ट मिली है तो आपको टाइटल किसने दिया है? सोनी नहीं, एबीसी ने, एबीसी स्टोर ने। उस तरह से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, द बायर इज एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट एनी गुड दे परचेज कॉरस्पॉन्ड टू सेलर डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज गुड्स। और अगर वैसी नहीं निकली तो आपने रिफंड भी किसको करना है? एबीसी स्टोर को। क्वालिटी, ऑल गुड्स सप्लाइड इन द कोर्स ऑफ अ बिजनेस मस्ट बी ऑफ सैटिस्फैक्टरी क्वालिटी। दिस मीन दैट दे मस्ट बी सैटिस्फैक्टरी फॉर द पर्पज इंटेंडेड। If a person buy a washing machine that does not work, the seller must repair it, replace it or pay a refund to the consumer। बेशक वो सोनी कंपनी की है, सैमसंग की है, किसकी भी है, आपने जिसे बाय किया है उसी ने ही रिफंड, रिपेयर या रिप्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करनी है। क्यों? लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। ये आपको कहीं उधर जाओ तो नहीं, लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट आपका किसके साथ हुआ है? एबीसी स्टोर के साथ। एम्प्लॉयमेंट लॉ का पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉय सो दैट एम्प्लॉयर कैन नॉट एक्सप्लॉइट, मिसट्रीट द। इसका पर्पस टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस टू एम्प्लॉयज वेयर दे आर नॉट एक्सपोज टू एनी डेंजर और रिस्क टू देयर हेल्थ। To provide protection to individual data so that no one can hold, use, process individual data without his permission। Competition law का purpose to maintain fair competition and avoid anti-competitive practices। Consumer protection law का purpose to provide protection to the consumer so that seller cannot exploit the consumer। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सारे लॉज जो हैं वो फॉलो करने हैं, और लॉज कौन डिफाइन करता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती हैं। तो आप बताएं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉज क्यों डिफाइन करती हैं? तो ये सब के पर्पस बता दो। लॉज क्यों डिफाइन किए जाते हैं? एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, सेफ वर्क प्लेस एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने के लिए, इंडिविजुअल के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, फेयर कंपटीशन मेंटेन करने के लिए, या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक और भी लॉ है हमारे पास, साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या है? सिक्योरिटी ओवर द इंटरनेट। जो कंपनीज को, वो कंपनीज जो इंटरनेट के थ्रू बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, लाइक ऑनलाइन जो है वो परचेज सेल करती हैं, उनको कुछ साइबर लॉज को भी फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? कुछ आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी है अपने पास जो डाटा पड़ा है उसके ऊपर, ताकि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस के थ्रू उस डाटा को मिसयूज ना कर सके। हाँ, उसमें डाटा किसका है? कस्टमर्स का भी होता है आपके पास। कस्टमर का सिर्फ नेम, फ़ोन नंबर ही नहीं, उसका एड्रेस भी होता है, कोई उसको ट्रेस कर सकता है। समटाइम उनकी डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल भी होती है जो मिसयूज़ हो सकती है। उसमें डाटा किसका है? एम्प्लॉयज़ का भी है। और एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल डाटा कंपनी अपने पास जो है उसकी फ़ाइल में ऑब्टेन करके रखती है। इवन उसका रिलीजन भी, इवन उसकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, इवन उसके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल भी समटाइम कंपनीज रखती हैं। और बड़ा ही सेंसिटिव डाटा होता है, तो उसकी सिक्योरिटी भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मिसयूज़ होता है कंपनी से तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कंपनी होगी। इसलिए आपने क्या करना है? साइबर लॉ का पर्पस क्या है? टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ डाटा थ्रू इंटरनेट लॉसेस। टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ डाटा थ्रू इंटरनेट लॉसेस में, इंटरनेट के थ्रू, कोई हैकिंग के थ्रू या वायरस अफेक्टेड फाइल के थ्रू आपके डाटा को अफेक्ट कर सकता है या हैक कर सकता है। तो आपने इस चीज़ को क्या करना है? कंट्रोल करना है। और ये आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है साइबर लॉ। अब ये पीछे मैं दुबई गया तो वहाँ पे मुझे एक कंपनी मिली, कहती जी हमारी कंपनी में किसी बंदे ने एक ईमेल सेंड की थी, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी था। कंप्यूटर ने पूछा कि ये अफेक्टेड फाइल है, क्या आप इसे ओपन करना चाहते हो? एक बोंगे एम्प्लॉई ने कह दिया यस।
उसने जैसे ही यस किया, वो मेल ओपन हुई, वहाँ पे क्या हुआ, वो वायरस अफेक्टेड फाइल थी, उसने कंपनी का सारा डाटा जो कंप्यूटर में पड़ा था वो एनक्रिप्ट कर लिया। एनक्रिप्ट का मतलब क्या है, हर फाइल हर फोल्डर के ऊपर पासवर्ड लगा दिया। और कंपनी का पूरा ऑपरेशन कंप्यूटराइज्ड है, मैनुअल कुछ है ही नहीं। अगले दिन कंपनी आई, आके सिस्टम ऑन किया है, कोई भी फाइल फोल्डर ओपन कर रहे हैं, पासवर्ड 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 पासवर्ड। सारे एम्प्लॉय बैठे हैं, एक पासवर्ड किसने लगाया? क्या हो गया, डाटा एनक्रिप्ट हो गया। ठीक 2 दिन बाद एक और ईमेल आती है हैकर की, डाटा वापस चाहिए। कहता हो हम तो मरे पड़े हैं, देख। अच्छा, पर केबी इतने डॉलर चार्ज करूंगा, पर केबी इतने डॉलर चार्ज करूंगा, बताओ कितना चाहिए। और कंपनी का डाटा एमबी में नहीं, जीबी में भी नहीं, टीबीज में है। जितने डॉलर वो मांग रहा है उतने में शायद ऐसी 3 कंपनीज और खड़ी हो जाएंगी। पुलिस के पास गए, साइबर क्राइम, पुलिस ने कहा हमें बता दो फलां बंदे ने किया, तो फिर तो हम उसे जाके पकड़ सकते हैं, अदरवाइज दुनिया में कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपका डाटा आपको वापस लेके दे दे, जिसका कोई जोड़ नहीं है। ये क्या है, साइबर लॉ, जिसकी ब्रीच की उस हैकर ने। लेकिन मसला आपके अंदर भी था कि अब आपको क्या करना है, उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी है, एंटीवायरस इंस्टॉल करने हैं, वो नहीं जो आपसे पूछें ये अफेक्टेड है, नहीं, अफेक्टेड फाइल आए तो उसे सीधा क्या करें, डिलीट करें, सिस्टम में एंटर ही ना होने दें। कौन से एंटीवायरस इंस्टॉल करने हैं, 30 रुपए की सीडी वाले नहीं, पेड एंटीवायरस, जिसकी एनुअल आपको क्या करना है, रिन्यूअल फ़ी भी पे करनी है। क्यों? ये रिस्क जो है सिक्योरिटी के, साइबर सिक्योरिटी डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट डाटा कस्टमर का भी हैक हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का भी हैक हो सकता है। तो क्या है साइबर लॉस? इट इज़ द न्यूएस्ट एरिया ऑफ लीगल सिस्टम। It applies to internet and internet related transactions, security over internet. This law was enforced to safeguard the individual's information and confidentiality of client where transactions are made over some network. Collecting, storing, retrieving and disseminating of individual's data. जो आप ऑनलाइन अगर सेल करते हो तो कस्टमर का आप क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो, या उसको रिट्रीव करते हो, उसकी पास्ट इंफॉर्मेशन, कब कब उसने क्या क्या ऑर्डर किया था, तो उसमें सिक्योरिटी की अरेंजमेंट करना क्या है, साइबर लॉ। इट इज़ कंसिडर्ड दैट एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आर द मोस्ट वर्नरेबल सेगमेंट इन साइबर सिक्योरिटी। और ज़्यादा लॉस किसका होगा, एम्प्लॉयज़ का। क्यों? उनका भी इम्पोर्टेंट डाटा इससे लीक आउट हो सकता है। अब ये पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर भी इसका केस चल रहा था अमेरिका में, कि वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका की, वो लोगों के फेसबुक अकाउंट को एक्सेस कर रही थी और वहाँ से उनका डाटा यूज़ कर रही थी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इसकी फेसबुक के ऑनर की के डाटा सिक्योर करता। काफ़ी केस इसके ऊपर चलता रहा, काफ़ी केस चलता रहा, और उसके बाद अब जाके उसने थोड़ी सी इस चीज़ की एश्योरिटी दी है कि हाँ अब हम फेसबुक का डाटा जो है इसकी एक्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को नहीं देंगे। अदरवाइज़ ये क्या था, साइबर क्राइम था कि हमने अकाउंट बनाए, ठीक है, आपके पोर्टल फेसबुक के अंडर, तो उसकी सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। मीन अनएथिकल हरकत थी कि आपने लोगों से पूछे बिना उनके डाटा की एक्सेस दे दी किसको, बेशक सिक्योरिटी एजेंसीज को ही दी, लेकिन नहीं देनी चाहिए थी। ये हरकत ठीक नहीं थी, साइबर क्राइम। कई लोगों ने केस कर दिया उसके ऊपर कि आपने हमारी परमिशन के बिना आगे एक्सेस कैसे दी। काफ़ी केस चलता रहा। उसके बाद फिर उसने श्योर करवाया कि अब हम आगे इसकी एक्सेस नहीं दिया करेंगे। सो क्या लर्न करना है हमने, ये 6 लॉज के पर्पस हमें लिखने आने चाहिए। लीगल फैक्टर की एग्जाम्पल कितनी है, 6। बड़ा टॉपिक क्या था इसके अंदर, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, जहाँ से हमें कोई 7 प्रिंसिपल्स लर्न करने हैं। बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक थे, 2-2, 4-4 लाइनें हमें लिखनी आनी चाहिए इनके एस्पेक्ट से रिलेटेड। अदरवाइज पर्पस हमें सब के मस्ट लिखने आने चाहिए।
भाग जाओ, कल होपफुली हम आगे इकोनॉमिक फैक्टर स्टार्ट करेंगे।